हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष सिंह समीक्षा अधिकारी जॉब मंत्रा के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम अपनी सीरीज के पार्ट 10 को लेकर आए हैं, जहां पर हम पॉलिटी के 10 क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, द टाइम गैप बिटवीन द टू सक्सेसिव सेशंस ऑफ पार्लियामेंट शुड नॉट एक्सीड, अर्थात संसद के दो सफल सत्रों के बीच कितना अंतराल होना अनिवार्य है अगर बढ़ाया न जाए तो। ये पूछ रहा है कि संसद अर्थात पार्लियामेंट के अगर दो सेशन हो रहे हैं, ठीक ठीक, दोनों के बीच कुछ गैप होगा, तो अधिक से अधिक वो गैप कितना हो सकता है अगर बढ़ाया न जाए तो, ठीक, अगर एक्सटेंड न किया जाए तो इसका सही आंसर होगा 6 मंथ। ठीक, तो द राइट आंसर विल बी सी। ठीक, तो देखिए अब पूरी बात को समझते हैं कि देखिए जो प्रेसिडेंट होता है अर्थात राष्ट्रपति, ठीक है, वह समय समय पर संसद के जो अलग अलग सदन होते हैं, लोकसभा राज्यसभा, उनको बुलाता है, समन जारी करता है, आहूत करता है। ठीक, कभी वो लोकसभा को समन जारी करता है तो कभी राज्यसभा को कि आइए अपनी जो सत्र है उसे प्रारंभ करिए, अपने कार्यों का निष्पादन करिए, मतलब खत्म करिए अपने सारे कार्य जो भी हैं, जो भी बिल्स आपको पास करने हैं। ठीक, तो ये संसद का एक सदन हुआ, मतलब सत्र हुआ। ठीक, फिर एक सत्र से दूसरा सत्र जो होता है उसमें 6 महीने का अधिक से अधिक गैप हो सकता है, 6 मंथ का। ठीक, फिर दूसरा सत्र होगा। ठीक, फिर तो इस प्रकार से ये अधिक से अधिक गैप हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, मतलब 3 मंथ्स का भी हो सकता है, 2 मंथ्स का भी हो सकता है, लेकिन अधिक से अधिक 6 मंथ का हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक, तो इस प्रकार से एक साल में अधिक से अधिक कितनी बार सत्र आहूत, मिनिमम कितने सत्र आहूत करने पड़ेंगे, मतलब कितनी बार मिलना होगा संसद को। ठीक, तो 2 बार, 2 टाइम्स। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक साल में कम से कम कितनी बार मिलना चाहिए संसद को, 2 बार। ठीक ठीक, और एक साल में 3 सत्र बुलाए जाते हैं। ठीक, एक होता है बजट, ठीक, दूसरा होता है मानसून और तीसरा होता है विंटर। ठीक, बजट सेशन चलता है फरवरी से मई तक, फरवरी मार्च अप्रैल मई। ठीक, मानसून सेशन 1 मंथ का गैप देते हैं जून में, फिर जुलाई में चलता है, जुलाई अगस्त सितंबर। ठीक, फिर अक्टूबर का गैप लेते हैं, नवंबर और दिसंबर। ये अगर जनरल कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो इस तरह फॉलो होता है जो सत्र होता है। ठीक, ये 3 सेशन होते हैं जनरल पार्लियामेंट में। ठीक, कोई भी प्रॉब्लम ना आए तो। ठीक, तो इस तरह से ये क्वेश्चन डिस्कस हो गया। अब आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द प्रोग्राम अनाउंस्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर फॉर द माइनॉरिटीज इन इंडिया इज कॉल्ड, अर्थात प्रधानमंत्री द्वारा भारत के अल्पसंख्यकों के लिए घोषणा किए गए कार्यक्रम का क्या नाम है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 15 पॉइंट प्रोग्राम। देखिए हम समझते हैं कि सन 2006 में प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह। और इन्होंने 15 पॉइंट प्रोग्राम चालू किया था, 15 पॉइंट प्रोग्राम। ठीक, जिसका उद्देश्य था, पर्पस था कि फॉर द वेलफेयर ऑफ माइनॉरिटीज, मतलब जो हमारे यहाँ अल्पसंख्यक हैं उनका उद्धार किया जाए, उनके लिए कुछ अच्छे काम किए जाएं। ठीक, उनका फॉर वेलफेयर ऑफ माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यकों के लिए। ठीक, हमारे जो संविधान है उसमें माइनॉरिटीज को डिफाइन नहीं किया गया कि माइनॉरिटीज होते कौन है। ठीक है, चलिए तो ये बात थी, आपको ये याद रखना होगा। सन 2006 में जब पीएम थे मनमोहन सिंह, उन्होंने 15 पॉइंट प्रोग्राम को लॉन्च किया था, किस लिए, फॉर द वेलफेयर ऑफ माइनॉरिटीज। ठीक है, तो ये थोड़ा आउट ऑफ द लीग जाके क्वेश्चन था, मुझे मिल गया, तो प्रीवियस ईयर में मैंने कहा कि इसको डिस्कस कर दे। पॉलिटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, थोड़ा सा हट के है लेकिन।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन झारखंड स्टेट वाज फॉर्म्ड, अर्थात झारखंड राज्य कब बना। तो सन 2000 में, ठीक, 3 राज्य बने। आप लोग को पता होगा उन राज्यों के नाम, एक है झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड। लेकिन ये कब कब बने? एक तो था 1 नवंबर को बना, एक 9 नवंबर को बना और एक 15 नवंबर को बना। आपको ये याद रखना है। तो 9 नवंबर को तो यूपी से तोड़ के उत्तराखंड बना था, ठीक। और 1 नवंबर को कौन बना था? छत्तीसगढ़, ठीक। और 15 नवंबर को कौन बना था? झारखंड। अब ये बने कहां से तोड़ के थे? उत्तराखंड यूपी से अलग करके बनाया गया था, छत्तीसगढ़ को एमपी से तोड़ के बनाया गया था और झारखंड को बिहार से अलग किया गया था, ठीक। तो आपको ये डेट्स याद रखनी है कि सन 2000 में, ठीक है, 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर को किन स्टेट्स का फॉर्मेशन हुआ था। तो यहाँ हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है कि झारखंड राज्य कब बना था। तो झारखंड कब बना था? 15 नवंबर को। देखिए इन्होंने ये भी ऑप्शन रखा है कंफ्यूज करने के लिए, 1 नवंबर, 9 नवंबर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफी अच्छे से याद रखिएगा, ये फैक्ट है, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन को उन्हें क्रिटिकल बनाना हो तो ये पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी आप लोग को पता होगा, मैंने एक स्लाइड में इंडिया का मैप बना के आप लोग को समझाया था कि इंडिया में कौन से जो स्टेट थे उनका गठन कब हुआ था, ठीक है। अब जैसे फिर से मैं थोड़ा सा हल्का सा रिवाइज कर सकता हूँ। गुजरात और जो महाराष्ट्र थे, इनका गठन हुआ था सन 1960 में, ठीक, गुजरात और महाराष्ट्र का। तो वहीं नागालैंड जो था, नागालैंड ये नॉर्थ ईस्ट में, इसका गठन हुआ था 1963 में। ये थोड़ा सा रफली मैप बन गया, रफली क्या, बहुत ही पुअर मैप बना है, बट चलिए कोई बात नहीं, अपनी बात को समझते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे था हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और चंडीगढ़, इन तीनों का गठन हुआ है 1966 में, 1966 में, ठीक। 1975 में यहाँ पे है सिक्किम, 1975 में सिक्किम का गठन हुआ, ठीक। 1972 में, 1972 में मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, इन तीनों राज्यों का गठन हुआ था कब? 1972 में, ये भी नॉर्थ ईस्ट में है। फिर 1986 में 3 राज्यों का हुआ था, एक था यहीं पे गोवा, फिर ऊपर यहाँ पे है अरुणाचल प्रदेश, ठीक, और यहाँ पे नीचे था ये मिजोरम, ठीक। गोवा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, इन 3 राज्यों का गठन हुआ था। तो इस प्रकार से हमने उस क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस कर लिया, ठीक है। ये जो राज्यों का गठन है, आपको इनकी डेट्स याद होनी चाहिए, पूछा जाता है, ठीक। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, अर्थात राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, हैज बीन मेंशन्ड, ठीक, संविधान के किस भाग में हुआ है? तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 4th पार्ट में। देखिए 4th जो पार्ट है हमारा, उसमें नीति निर्देशक सिद्धांत अर्थात डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है उसका वर्णन किया गया है। जो पार्ट 3 है उसमें फंडामेंटल राइट्स, ठीक, मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया। जो पार्ट 2 है इसमें सिटीजनशिप का वर्णन किया गया है, ठीक। जो पार्ट 9 है इसमें पंचायत का वर्णन किया गया है, ठीक। अब हम बात समझ लेते हैं कि डीपीएसपी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ये क्या है। तो ये तो बता चुके कि ये पार्ट 4th में है। आर्टिकल कहां से है? आर्टिकल 36 to 51, 36 से लेके जो 51 तक है, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में है, ठीक। ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, आयरलैंड। ये काफी ज्यादा पूछा जाता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहां से लिया गया है? आयरलैंड से। आपको एकदम रटा हुआ होना चाहिए, ठीक। फिर ये ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, क्यों इसे संविधान में ऐड किया गया इस पार्ट को? इसका था टू मेक इंडिया अ वेलफेयर स्टेट, अर्थात भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाना है, ठीक है। जो मतलब यहाँ पर जो राज्य होगा उसका उद्देश्य लोगों का भला करना ही है, ठीक है, गरीबों का उत्थान करना है, ठीक है,
हर आदमी को उसकी दशा पे छोड़ देना नहीं है, गरीबों के लिए अच्छा कार्य करके उनका लेवल अप करना है, जीवन का सुधार करना है, ठीक है। और कल्याणकारी राज्य को लाया कैसे जाएगा? सामाजिक और आर्थिक न्याय के द्वारा, सामाजिक और आर्थिक न्याय, ठीक। ये पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव क्या है इसके, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के। और एक और बात भी जानने लायक है कि ये कोर्ट में इन्फोर्सेबल नहीं है, मतलब आप इनको कोर्ट में ले जाके सरकार के ऊपर दावा नहीं कर सकते कि देखिए संविधान में ये डीपीएसपी लिखा हुआ है और सरकार इसके हिसाब से कार्य नहीं कर रही है, नहीं, आप नहीं कह सकते। फंडामेंटल राइट्स कोर्ट में इन्फोर्सेबल होती है, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी नहीं होती, ठीक। तो आइए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव हैज बीन प्रोवाइडेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अर्थात भारतीय संविधान के किस भाग में न्यायतंत्र को प्रबंधक कार्यों से अलग किया गया है, ठीक। तो इसका सही आंसर होगा सी, अभी हमने ऊपर पढ़ा, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, अर्थात नीति निर्देशक सिद्धांतों में ये बात की गई है कि जो जुडिशरी होगी वो एग्जीक्यूटिव से अलग होगी। अब देखिए कैसे, ये लिखा गया है आर्टिकल 50 में कि क्या जुडिशरी जो है वो एग्जीक्यूटिव अर्थात कार्यपालिका से अलग होगी, सेपरेशन होना चाहिए जुडिशरी का एग्जीक्यूटिव से, अर्थात जो न्यायपालिका है वो कार्यपालिका यानी कि सरकार से अलग होनी चाहिए, दोनों का आपस में मेलजोल नहीं होना चाहिए, ठीक। अगला आर्टिकल इसी में है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, और ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का आखिरी आर्टिकल है, ठीक है। तो उसमें आर्टिकल 51 ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें कहा गया है क्या करना, ऐसी पॉलिसीज बनाना, मतलब भारत का उद्देश्य होगा इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को प्रमोट करना, मतलब अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का प्रमोट करना, ठीक, को बढ़ावा देना, ठीक, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। अब देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट आर्टिकल भी हैं इसी के अंदर, जैसे आर्टिकल 40, ये भी नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। इसमें होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्राम पंचायत, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्राम पंचायत। इसी आर्टिकल का रेफरेंस लेकर बाद में 73rd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1992 में, उसको उसी में पंचायत को क्या दिया गया था, एक संवैधानिक दर्जा दिया गया था, इसी आर्टिकल का रेफरेंस लेते हुए। बट ये आर्टिकल्स कोर्ट में इन्फोर्सेबल नहीं, क्योंकि ये नीति निर्देशक सिद्धांत है, इनको लेके आप कोर्ट में जाके सरकार के ऊपर प्रेशर नहीं बना सकते, उन्हें दबाव नहीं डाल सकते कि नहीं आपको इन्हें लागू करना ही करना है, नहीं, क्योंकि ये कोर्ट में इन्फोर्सेबल नहीं है। अभी मैंने पिछली स्लाइड में इसे समझाया था। तो चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द इमरजेंसी प्रोविजंस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर टेकन फ्रॉम, अर्थात भारतीय संविधान में आपातकालीन व्यवस्था का सिद्धांत किस देश से लिया गया है, वह है, ठीक। तो ये क्वेश्चन तो एकदम रट गया होगा आप लोग को, मैं मतलब मुझे लगता है हर एक पार्ट में इमरजेंसी से एक क्वेश्चन तो रहा ही रहा है। और देखिए मैंने डाला नहीं है, ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आया है, तो इससे कुछ बातें क्लियर होती है कि इमरजेंसी का जो चैप्टर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं कभी आगे इमरजेंसी पे पूरा लेक्चर बनाऊंगा या पॉलिटी के मैं शॉर्ट चीजें बनाऊंगा आगे चल के, ठीक है। फिलहाल अभी अपने इस लेक्चर पे रुकते हैं कि इसका सही आंसर होगा जर्मनी, ठीक। तो जर्मनी से ही हमने इमरजेंसी के प्रोविजंस लिए हुए हैं, ठीक। कनाडा से हमने क्या लिया हुआ है कि फेडरल सिस्टम विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, अर्थात हमारे यहाँ जो केंद्र में सरकार रहेगी वो स्ट्रॉन्ग रहेगी, भले ही हमारा सिस्टम क्या होगा, फेडरल होगा। फेडरल का मतलब होता है कि सेपरेशन ऑफ पावर्स, मतलब जो केंद्र, जैसे इसको कुछ ऐसे समझाते हैं कि सबसे ऊपर होती है केंद्र सरकार, उसके पास अपने पावर्स और क्षेत्राधिकार होते हैं, फिर नीचे आती है राज्य सरकार जिसके पास अपने पावर्स होते हैं और अपने क्षेत्र होते हैं कार्य करने के लिए। ऐसा नहीं कि
केंद्र सरकार राज्यों के कार्यों में दखल दे देगी, नहीं नहीं। और फिर तीसरे स्तर पे आती है हमारे यहाँ लोकल गवर्नमेंट, जिसे कहते हैं पंचायत और म्यूनिसिपालिटीज। इनके पास अपने कार्य और क्षेत्राधिकार होते हैं, ठीक है। इसी को कहते हैं फेडरल सिस्टम, मतलब डिवीजन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर, मतलब इन तीनों के पावर जो है, कार्य है, तीनों के बटे हुए हैं विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। ये माना जाता है कि इन तीनों में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग किसको रखेंगे, सेंटर को रखेंगे। तो ये सारे प्रावधान कहां से लिए गए, कनाडा से। तो जब सेंटर को स्ट्रॉन्ग रखना है तो कुछ और भी प्रोविजंस किए गए, जैसे अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर इन द स्टेट, गवर्नर स्टेट, ठीक है, बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो गवर्नर्स को अपॉइंट करता है ना स्टेट्स में, हर स्टेट में वो प्रेसिडेंट की ओर से अपॉइंट होते हैं, ठीक है। फिर ये होता है रेसिडुअल जो पावर होती है, मतलब कोई भी ऐसी चीज जो संविधान में वर्णित नहीं है कभी आ गई रेसिडुअल पावर, तो वो किसके पास जाएगी, वो सेंटर के पास जाएगी। क्यों, क्योंकि सेंटर को स्ट्रांग रखना है, ठीक। अब हम ऑस्ट्रेलिया पे डिस्कस करते हैं। ऑस्ट्रेलिया से भी हमने कुछ चीजें ली हैं, जैसे हमने लिया है जॉइंट सिटिंग, जो संयुक्त मीटिंग होती है ना, वो हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। और जो कंकरेंट लिस्ट होती है, कंकरेंट लिस्ट, वो भी ऑस्ट्रेलिया से ली है। और फ्री वो कॉमर्स एंड ट्रेड, कॉमर्स एंड ट्रेड के जो प्रावधान है वो भी हमने कहाँ से लिए हैं, ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द स्टेट ऑफ इमरजेंसी इन इंडिया वाज डिक्लेयर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर, अर्थात आपातकालीन स्थिति की घोषणा जिस वर्ष हुई वह है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1975। तो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी, ठीक, इंदिरा गांधी के कहने पर उस समय प्रेसिडेंट थे फरुखुद्दीन अली अहमद, ठीक। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर प्रेसिडेंट ने देश में इमरजेंसी आपातकाल को लागू किया। तो पहले किस दिन लागू किया, तो 25 जून 1975 को लागू किया, और ये 1977 तक चला, 2 साल तक चला है ये, ठीक, इमरजेंसी 1977। तो उस समय जो ये इमरजेंसी लागू की गई थी, इसको लागू करने का रीजन क्या दिया गया था कि क्यों लागू की जा रही है। ये कहा गया कि इंटरनल डिस्टरबेंस है, यानी कि आंतरिक गड़बड़ियां चल रही हैं, आंतरिक गड़बड़ी की वजह से कहा गया कि आंतरिक गड़बड़ी है, इंटरनल डिस्टरबेंस है। बाद में इस रीजन को मतलब सही नहीं पाया गया, वैलिड नहीं पाया गया। तो फिर जब नई सरकार आई तो उसने लाया 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, अर्थात 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978, और उसने क्या किया कि जो आंतरिक गड़बड़ी शब्द था ना उसे खत्म कर दिया संविधान में, और इंटरनल डिस्टरबेंस यानी आंतरिक गड़बड़ी की जगह लाया आर्म्ड रेबेलियन, ठीक। इसका मतलब होता है कि सशस्त्र विद्रोह हो जाए, कहीं पर हथियार लेके लोग विद्रोह करने लगे, ठीक। तो इस तरह से जो हमारे यहाँ जो नेशनल इमरजेंसी थी, अब वो उसके 3 ग्राउंड हो गए। एक तो था वॉर, मतलब किसी से हमारा युद्ध हो जाए, एक तो था एक्सटर्नल एग्रेशन, ठीक, एक्सटर्नल एग्रेशन मतलब बाहरी क्या हो जाए, आक्रमण हो जाए, कोई हम पे अचानक में आक्रमण कर दे, युद्ध ना हो, कोई हम पे आक्रमण कर दे कोई देश, ठीक। और फिर जो तीसरा इंटरनल डिस्टरबेंस था उसको हटा के क्या कर दिया गया, आर्म्ड रेबेलियन कर दिया गया, ठीक। तो ये सब चीजें पूछी जाती हैं। तो चलिए आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बातें आपको समझ में आ गई होंगी, काफी फैक्ट्स बता दिए मैंने इसके अंदर कि who was the only लोकसभा स्पीकर to have become the president of India, अर्थात लोकसभा के एकमात्र अध्यक्ष जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने वह हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अर्थात नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी 2 बार ये लोकसभा के स्पीकर थे, ठीक, और बाद में चल के ये 6th प्रेसिडेंट बने इंडिया के, ठीक, 6वें नंबर के प्रेसिडेंट बने।
इंपॉर्टेंट क्या है कि कौन सा अकेला लोकसभा स्पीकर है जो प्रेसिडेंट बना, वो थे नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, अब आपको बता चुके होंगे एस राधाकृष्णन जो कि हमारे फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे। ठीक है, बाद में आगे चल के ये हमारे सेकंड प्रेसिडेंट बने। ठीक, और वीवी गिरी इनका, ये हमारे ऐसे प्रेसिडेंट थे जिनका संबंध लेबर यूनियन से था। ठीक है, इन्हीं के नाम पर लेबर यूनियन, इन्हीं के नाम पर नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट भी है भारत में। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। तो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि, नहीं लास्ट क्वेश्चन नहीं है, 9th क्वेश्चन है, द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ इंडिया हैज बीन एस्टैब्लिश्ड अंडर द आर्टिकल, अर्थात भारतीय संघ लोक सेवा आयोग जिस अनुच्छेद के तहत स्थापित किया गया है वह है आर्टिकल 315, आर्टिकल 315। देखिए आर्टिकल 315 के तहत दो चीजें प्रावधान की गई है। एक, सेंटर में यूपीएससी का, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन सेंटर में होगी, ठीक, या यूनियन लेवल पे होगी, और स्टेट लेवल पे होगी पीएससी, मतलब पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक, ये हर स्टेट लेवल पे होती है। जो यूपी में है यूपीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन, उत्तराखंड में उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इन दोनों का जो प्रावधान है ये आर्टिकल 315 में ही है, अकेले इसी आर्टिकल में है। ठीक, अब हम यूपीएससी के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं कि पहली बात तो इसके जो मेंबर्स होते हैं और जो चेयरमैन होता है तो वो अपॉइंट होते हैं बाय प्रेसिडेंट, और ये अपना रेजिग्नेशन भी किसको देते हैं? प्रेसिडेंट को देते हैं। ठीक, राष्ट्रपति को देते हैं। ठीक, इनका जो कार्यकाल होता है वो होता है 6 इयर्स या 65 इयर्स, जो भी पहले पढ़े है। ठीक, और यूपीएससी एक क्या है, ओनली रिक्रूटिंग एजेंसी है। ये एक यूनियन के लेवल पे या सेंटर लेवल पे क्या है, एक रिक्रूटमेंट करने वाली एजेंसी एजेंसी। ठीक, इसका ये काम नहीं है कि जो आईएएस पीसीएस चूज करके आते हैं उनकी ट्रेनिंग कराना, उनको कैडर अलॉट करना, उनके वेतन या अलाउंसेस फिक्स करना, ठीक है, और उन्हें कौन सी सर्विस मिलेगी, ये यूपीएससी तय नहीं करता। ये केवल रिक्रूट करने का काम करता है, रिक्रूटिंग एजेंसी है। ठीक, बाकी जो कार्य होते हैं, जितने भी सिविल सेवक चुने जाते हैं यूपीएससी से, उनके जैसे सेवाओं का वर्गीकरण, मतलब उन्हें आईएएस मिलेगा, आईपीएस मिलेगा, आईएफएस मिलेगा। ठीक है, जो उन्हें सैलरी होगी, ठीक है, उनके सैलरी अलाउंसेस जो होंगे, उनका जो कैडर निर्धारण होगा, और जो भी आगे की जो सेवाएं होती है, मतलब उन पे कोई डिसिप्लिनरी एक्शन होगा, तो ये सारे कार्य यूपीएससी नहीं करता। इसके लिए खुद से एक विभाग है, ठीक है, जिसे कहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल, ठीक, एंड ट्रेनिंग, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, इसी को शॉर्ट फॉर्म में डीओपीटी भी कहते हैं। ठीक, और हिंदी में इसे कहते हैं कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग। ठीक, कार्मिक एवं प्रशिक्षण, ठीक, विभाग। तो चलिए, अब आपको बातें समझ में आ गई होंगी। तो ये कभी कभी पूछ दिया जाता है कि जो यूनियन स्तर पे जो सिविल सर्वक होते हैं उनका प्रशिक्षण कौन कराता है? डीओपीटी कराता है। कैडर अलॉटमेंट यही करता है, सैलरी अलाउंसेस यही सब देता है डीओपीटी। ठीक है, तो चलिए आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आज के। तो हमारा आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि हु वाज द फर्स्ट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, अर्थात स्वतंत्र भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, वी नरहरि राव। ठीक, ये आपको याद रखना होगा कि फर्स्ट जो कैग थे, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल थे, वो कौन थे? वी नरहरि राव। ठीक, कुछ इंपॉर्टेंट लोगों के नाम हम याद रख लेते हैं जो पूछा जाता है, ठीक, एग्जाम में। सुकुमार सेन, सुकुमार SUMAR, सुकुमार सेन, ये कौन थे? फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, ये हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे सुकुमार सेन, कई बार पूछा गया है। ठीक, फिर जस्टिस हरिलाल जे कानिया, नाम से ही समझ में आएगा, जस्टिस होंगे, जज होंगे। कहां पे? पहले ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ये अर्थात मुख्य न्यायाधीश हैं पूरे भारत के, जस्टिस हरिलाल जे कानिया। ठीक,
फिर हैं पहले लोकपाल कौन थे, वो थे पीसी घोष, यानी कि पिनाकी चंद्र घोष। ये क्या है हमारे पहले लोकपाल है। ये पूछ लिया जाए कि जो नीति आयोग है उसका पहला चेयरपर्सन कौन था, नीति आयोग का जो पहला चेयरपर्सन था वो कौन था, तो आप लोग को पता होगा वो थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा तत्कालीन, वही नीति आयोग का अपने आप चेयरमैन बन जाता है। लेकिन अगर पूछा जाए वाइस चेयरमैन कौन था, तो वो कौन थे, ये इंपॉर्टेंट है, अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया ये थे नीति आयोग के वाइस चेयरमैन। कई बार पूछा गया, याद रखिएगा। नीति आयोग का गठन कब हुआ, 2015 में, 1 जनवरी 2015 को इसका गठन हुआ था। ये आया था प्लानिंग कमीशन की जगह पे, ठीक है, प्लानिंग कमीशन को इसने रिप्लेस किया था नीति आयोग ने, ठीक है। तो ये इस प्रकार आज हमने 10 क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस किया है। तो आप लोग अपने सुझाव और कमेंट्स जो भी हैं बताते रहेगा। मैं उन जो आपके क्वेरीज होती हैं उन्हें देखता हूं, ऐसा नहीं है, लेकिन एक एक करके मैं उन सारे क्वेरीज को डिटेल में अलग अलग वीडियोज में डिस्कस करूंगा लास्ट में, ठीक है। तो जैसे कि कुछ बच्चे क्वेरीज कर रहे थे साउंड को लेके कि सर साउंड थोड़ी सही नहीं आ रही है, साउंड की क्वालिटी थोड़ी सही नहीं है, तो मैंने माइक चेंज किया है। अब मैं बहुत ही बढ़िया माइक से पढ़ा रहा हूँ। आपकी क्वेरीज प्रॉब्लम्स को देखते हुए मैंने ये शुरू किया है, ठीक है। और बुक पे तो काम चल रहा है, बुक की एनालिसिस पे, ठीक है। करंटली मैं एम्प्लॉयड हूँ, जान ही रहे होंगे आप लोग, हाई कोर्ट आ रहे हो, ठीक है। तो मेरे पास थोड़ा सा समय की शॉर्टेज होती है, इसीलिए थोड़ा दिक्कतें होती हैं चीज़ों को करने में, बट आप अश्योर्ड रहिए, मैं हर चीज़ को देख रहा हूँ। आप लोग हाई कोर्ट में और भी चीज़ों को जानना चाहते हैं, जैसे वैकेंसी कब आएगी, क्या आएगी, तो अभी कुछ दिन पहले आरडी सर ने बनाई थी एक वीडियो, और अभी इस समय वैकेंसी पे काम तो चला, लेकिन वो अभी बीच में रुका हुआ है, ठीक है। उन्होंने ही ये जानकारी दी मुझे, ठीक है, कि वैकेंसी पे काम चला और अब वो बीच में रुक गया है, कुछ, ठीक है, अड़चने हैं प्रमोशन को लेके, ठीक है। वो जैसे ही निपट जाएंगी वैकेंसी तुरंत ही एनटीए को दे दी जाएगी कि इसे पब्लिश किया जाए, नोटिफिकेशन रिलीज किया जाए, ठीक है। और मात्र उसके 2-3 महीने में ही आपके एग्जाम हो जाते हैं। देखिए, हाई कोर्ट के साथ अच्छी बात यह है कि जब उसका नोटिफिकेशन आता है तो विद इन 6 मंथ्स नोटिफिकेशन जब आता है ना भाई, तो उसके 6 महीने के अंदर सारी प्रक्रिया खत्म हो जाती है। बाकी कोई भी आप ऑल इंडिया एग्जाम ले लीजिए, उनमें बहुत समय लगता है, बट हाई कोर्ट नोटिफिकेशन से लेके फाइनल रिजल्ट और ज्वाइनिंग तक 6 मंथ के अंदर करवाता है। बहुत फास्ट प्रोसेस होती है हाई कोर्ट के अंदर सिलेक्शन की, ठीक है। तो आप लोग अश्योर्ड रहिए, जैसे ही आएगा आप लोग को इसके बारे में जानकारी दी जाएगी, ठीक है। तो चलिए, इसी के साथ मैं आशुतोष सिंह साइन ऑफ करता हूं यहां से। आप लोग का धन्यवाद इस लेक्चर को सुनने के लिए।